नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया जोरों से चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में दो थिंकर्स को कंप्लीट कर लिया है। अरस्तु को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी अरस्तु को हम पढ़ेंगे अभी। हमने सुकरात को कंप्लीट कर लिया है और सुकरात के शिष्य प्लेटो को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हमको जो है वो क्या देखना है भाई, अरस्तु पढ़ते हुए चलना है। ठीक, देखिए कहने को तो ये शिष्य है प्लेटो के, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य जो है वो आपके अरस्तु, लेकिन दर्शन इनका बड़ा गजब का है। अगर हम बात करें दर्शन के मामले में, अपने विचारों के मामले में, ये अपने दोनों गुरुओं से क्या निकल गए भाई, आगे निकल गए। और कई जगहों पर इन्होंने उनकी बातों का खंडन भी किया, क्योंकि ये वैज्ञानिकता जो है उसको महत्व देते थे, या वैज्ञानिक एक प्रकार के दार्शनिक थे। तो इन्होंने अपने पहले से दिए गए कुछ दर्शन का भी क्या किया, खंडन किया। तो आज हमको अरस्तु के बारे में जो है वो जानना है। ठीक, बाकी यहाँ पर तो आपको एक फैक्ट मिल ही गया होगा कि भाई अरस्तु, जिनको क्या कहा जाता है भाई, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमारे बाकी सारी जानकारी या बाकी आप वीडियोस देखना चाहते हैं या इस पूरे फाउंडेशन कोर्स को आप जो है फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही आप हम एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारे एप्लीकेशन की और टेलीग्राम ग्रुप की, तो आज ही आप वहां पर जाकर जो है वो जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है वो आपके लिए लगातार जो है वो ऐसे पेपर्स जहां पर समस्याएं होती हैं लिखने में, या जो नए पेपर ऐड हुए हैं, या जो ऐसे कठिन विषय हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते, तो हमारी एकेडमी ने प्रयास किया है कि बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो उसके लिए आप जो है इस एप्लीकेशन को जा सकते हैं, हमारे वीडियोस को जो है वो आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक, और साथ ही साथ में आपको जो है हमारी एप्लीकेशन में पेपर 4 का जो सेकंड यूनिट जो नया ऐड हुआ है, जिसमें उद्यमिता प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास जो आपका है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट केस स्टडी के साथ जो है ये आपको हमारी ई बुक में जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और भाई इस ई बुक में आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में आ पाए, ठीक, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपके दिए गए हैं। तो एक बार जरूर मुझे लगता है कि आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो आज ही जो है हम हमारी एप्लीकेशन में जाकर इस ई बुक को जो है आप वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्त आपका आगे, सीधे टू द पॉइंट आपका जो है बिना समय गंवाए अरस्तु पर आते हैं। तो ध्यान रखना, हम हर जो है वो, जैसे फिलोसफर में हम क्या करते थे, हर एक फिलोसफर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते थे कि हमको क्या पढ़ना है, एग्जाम ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से कहां से सवाल बनने की संभावना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जब हमने सुकरात या प्लेटो प्रारंभ किया था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पाश्चात्य दार्शनिक जो है, इनका दर्शन थोड़ा गहरा है और लगातार आप देखेंगे तो इनसे बहुत ज्यादा सवाल आपके नहीं आते, है ना। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल इनसे अभी तक नहीं आया है 2020 के बाद से। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़े इनको, हम क्या करेंगे कि भाई इनसे संबंधित जो आपके डायमेंशंस हैं, एटलीस्ट एक बार नजर मार लें, एक बार उसको पढ़ लें। क्योंकि क्या होगा कि भाई इसको पढ़ने से इनके जो सवाल है, हम वहां पर क्या हो सकते हैं, लोगों से आगे हो सकते हैं। तो हमको पहले डायमेंशंस पता होने चाहिए कि किससे कितने डायमेंशंस में सवाल बन सकते हैं। तो अरस्तु का एक तो परिचय हो गया। परिचय में अगर हम बात करें तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके छोटे सवाल होते हैं, वो यहाँ पर आपके बन सकते हैं, है ना। जैसे रचनाओं की बात हो गई, या इनके द्वारा स्थापित संस्था की बात हो गई, इनके गुरु या शिष्य की बात हो गई। इसके बाद प्लेटो के समान ही इन्होंने क्या दिया भाई, इनकी नीति मीमांसा थी, शुरुआत में लगभग सेम रहेगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, सद्गुण की बातों में इनका अंतर रहेगा। तो सुकरात ने भी सद्गुण दर्शन दिया, उसके बाद प्लेटो ने भी सद्गुण का सिद्धांत दिया, और उसके बाद अरस्तु की नीति मीमांसा में भी आप क्या करेंगे भाई, सद्गुणों का सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद इनकी एक मेथड है जिसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है ना। इनका भी जो है वो एक दर्शन की एक पद्धति है, या इनके भी ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति है, जिसको स्वदेशात्मक पद्धति जो है वो आपका
कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई इनका राज्य सिद्धांत हमको देखना है। इन्होंने भी क्या दिया भाई, आपका राज्य सिद्धांत दिया। इन्होंने एक मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया जिसको गोल्डन मीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसको भाई आपका मिडिल पाथ के नाम से जाना जाता है। तो सद्गुण संबंधी इन्होंने क्या दिया भाई, एक मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद जैसे भाई न्याय, प्लेटो ने भी न्याय को डिफाइन किया कि भाई शासन और आत्मा के तीनों पक्ष के अंदर जो आपका समन्वय होता है, जब ये समन्वय भली भांति हो तो उसको न्याय कहते हैं। ठीक, तो वैसे ही न्याय की एक अलग परिभाषा, कानूनी तौर पर दी जाने वाली परिभाषा किसने दी भाई, आपका अरस्तू ने दी। इसके बाद प्लेटो के समान एक, जैसे प्लेटो ने शिक्षा योजना अपनी बनाई है वैसे ही अरस्तू की भी एक शिक्षा योजना है। ठीक, अब देखो जो सिद्धांत अरस्तू और प्लेटो ने दिए हैं वहां पर हमको प्लेटो और अरस्तू के सिद्धांतों में समानताएं और असमानताएं भी देखते हुए चलना है। जैसे शिक्षा सिद्धांत दोनों ने दिया तो दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं। इसके बाद प्लेटो जो है वो आपका सामाजिकता का एक सिद्धांत देगा, समाज में किसका पद निर्धारण कैसे होगा, समाज में नागरिकता किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, अरस्तू कहता है कि भाई राज्य में रहने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप राज्य के नागरिक हैं, जब तक आप राज्य की न्याय व्यवस्था में, आप राज्य की शासन व्यवस्था में कोई योगदान नहीं देते तब तक आप नागरिक नहीं हैं। इसके बाद प्लेटो ने ही बताया कि भैया क्रांति क्यों होती है, क्रांति के क्या कारण है, और आप देखेंगे लगभग आज के समय में भी ये कारण क्या है भाई आपके, हम देखते हैं कि भाई ये क्रांति के यही कारण होते हैं, आज भी जो है वो आपके लागू होते हैं। इसके बाद संविधान से संबंधित इन्होंने क्या दिया भाई, विचार दिया। इनका कहना था सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है, संविधान आधारित व्यवस्था होती है, सबसे अच्छी व्यवस्था संविधान आधारित व्यवस्था को माना। इसके बाद कानून संबंधी विचार दिए। कानून के लिए इन्होंने एक शब्द यूज किया, कौन सा भाई, मोमो, मोमोज नहीं वरना मुंह में पानी आ जाए, क्या भाई, मोमो शब्द। तो मोमो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया अरस्तू ने, तो भाई कानून के लिए किया। इसके लिए भाई राजनीतिक चिंतन की देन, राजनीति को उन्होंने क्या दिया, हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहीं ना कहीं किसने दिया भाई, अरस्तू ने दिया। तो अरस्तू का क्या राजनीतिक चिंतन को देन है, और प्लेटो और अरस्तू को हम देखते हुए लगभग इतने सारे डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे, किस पे भाई, आपका अरस्तू पर। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं सीधे आपका लेक्चर की ओर, सीधे आपका जो है वो आते हैं अरस्तू के दर्शन की ओर। तो सबसे पहले हम बात करें इनके परिचय की, तो सामान्यतः परिचय एक बार नजर मार लेते हैं। इनका जन्म जो है भाई वो कहाँ हुआ था, तो भाई स्टेगिरस या स्ट्रिगा नाम का एक स्थान है मैसेडोनिया यूनान में, वहां पर क्या हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था। देखो यूनान और ग्रीक एक ही है। ठीक, हिंदी में यूनान कहा जाता है और भाई इंग्लिश में क्या कह देते हैं, ग्रीक कह देते हैं। इसके बाद इनके गुरु कौन थे, तो भाई प्लेटो। ठीक, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। तो ध्यान रखना सुकरात के चेले कौन थे भाई, सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य अरस्तू। अरस्तू के शिष्य कौन थे, सिकंदर। ठीक, तो ध्यान रखना अलेक्जेंडर। इसके बाद भाई ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे, ये हर चीज को वैज्ञानिकता के आधार पर मापते थे। जैसे भाई प्लेटो ने अपने राज्य की बात की, कल्पनावादी, कल्पनाशील एक राज्य की बात की, एक आदर्श राज्य, कल्पनाशील राज्य की बात की, वैसे ही यहाँ पर ये भी राज्य की बात करते हैं लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, न्याय को देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो भाई ध्यान रखना ये इनका जो आउटलुक था वो कैसा था भाई, साइंटिफिक था। इनका दृष्टिकोण कैसा था, वैज्ञानिक था। इसके बाद भाई एकेडमी नाम की संस्था की स्थापना की थी प्लेटो ने, और इन्होंने जो संस्था बनाई उसका नाम क्या है, लाइजियम। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई एकेडमी किसका है, तो भाई एकेडमी तो है प्लेटो की। ठीक, और भाई लाइजियम संस्था किसकी है, तो भाई ध्यान रखना लाइजियम जो है ये किसकी हो जाएगी भाई, इनके शिष्य
अरस्तु की। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने भी जीवन का सुख किसको माना है, जीवन का उद्देश्य किसको माना, तो भाई यूडेमोनिज्म, मतलब यूनेमोनिज्म शब्द हमने बात की थी कि पश्चिम में यूडेमोनिज्म शब्द का यूज जो है या यूडेमोनिया शब्द का प्रयोग आनंद के लिए किया जाता है। तो भाई यूनेमोनिज्म को क्या माना इन्होंने, जीवन का परम लक्ष्य माना। सुकरात ने भी कहा कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, सुख है। प्लेटो ने भी माना कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, आनंद है। और भाई अरस्तु ने भी माना कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो भाई यूडेमोनिज्म है। या अगर हम बात करें आत्म प्रसाद जिसको कहा जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको कहा जाता है कि भाई आप अगर संतुष्ट हैं तो आप क्या हैं, आनंदित हैं। ठीक, तो ध्यान रखना ये क्या माना, जीवन का लक्ष्य माना। इन्हीं को जो है भाई विश्व का प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है, इन्हीं को विश्व का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत तो प्लेटो ने भी दिए, लेकिन उसमें कल्पनाशीलता ज्यादा थी, वैज्ञानिकता नहीं थी। प्लेटो अपने राज्य को वहां तक ले जाना चाहता है जहां तक उसको जाना चाहिए, और भाई अरस्तु अपने राज्य को वहां तक लेकर जाता है जहां तक वो जा सकता है। समझ रहे हैं, मतलब एक हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, तो एक यथार्थ हो गया, एक कल्पना वाली चीजें हो गई ना कि हम कल्पनाओं में सोचे कि हमको ऐसा होना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है कि हम कैसे हो सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद भाई राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक, जीव विज्ञान का जनक हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन भाई, ध्यान रखना आपके अरस्तु। इसी के साथ साथ इनको भाई ग्रीक शिरोमणि कहा गया, ग्रीक में उत्कृष्ट कहा गया, एक्सीलेंट इन ग्रीक्स कहा गया, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो प्लेटो ने इसको क्या कहा भाई, प्लेटो की संस्था थी क्या, जिसका नाम था, प्लेटो की संस्था जिसका नाम क्या था भाई, प्लेटो की संस्था का नाम था आपका अकेडमी। और भाई इनको क्या कहा गया, इनको अकेडमी का मस्तिष्क कहा गया। ठीक, तो ध्यान रखना इनको क्या कहा गया भाई, आपका एकेडमी का मस्तिष्क कहा गया। ठीक, चलिए तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब जो है इनकी रचनाएं ध्यान रखना, लगभग इन्होंने क्या की है भाई, आपका 4000 से अधिक किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें लिखना संभव नहीं है लोगों के द्वारा, मैं मान सकता हूं। जो आप सोच रहे होंगे 4000, छोटी छोटी किताबें हैं 2-2 पेज की, है ना। गाय खाना खा रही है तो उस पर किताब लिख दी, कुत्ता भौंक रहा है तो उस पर एक किताब लिख दी, है ना। पानी पी रहे हैं तो उस पर एक किताब लिख दी, फूल पर मक्खी बैठी है तो उस पर एक किताब लिख दी। तो हर एक विषय पर किताब लिखने की क्षमता इसके पास थी, गजब का व्यक्तित्व इनका था। तो भाई ध्यान रखना लगभग सभी क्षेत्रों में क्या लिखी इन्होंने, किताब लिखी। जैसे राजनीति की बात करें तो भाई राजनीति में एक किताब लिखते हैं, राजनीति की किताब में सबसे इंपॉर्टेंट किताब ध्यान रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी हो जाएगी इनकी, जो है राजनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो द पॉलिटिक्स ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस इन्होंने जो है वो आपका लिखा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आपका आगे, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या लिखा, साहित्य के क्षेत्र में दो ध्यान रखना भाई, पोएटिक पोयम है, साहित्य है। इसके बाद आपका द रेटोरिक ध्यान रखना, ये दो किताबें ध्यान रखना जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं। ये किताबें सीधे प्रश्न पूछी जा सकती हैं कि भाई द रोटेरिक किसकी रचना है, या भाई आपका जो है वो द पोएटिक किसकी रचना है। इसके बाद भौतिक शास्त्र से संबंधित, देखो पॉलिटिक्स में भी ज्ञाता, लिटरेचर में भी ज्ञाता, फिजिक्स में भी लिख देता है भाई क्या, फिजिक्स और मटेरियोलॉजी लिख देता है। फिर मन की बात भी जानता है अरस्तु, तो भाई साइकोलॉजी भी लिखता है। साइकोलॉजी में द एनिमा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, द एनिमा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एथिक्स, एथिक्स का भी ज्ञाता है, पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब ध्यान रखिएगा, निकोमेकियन एथिक्स। अभी इसका नाम बार बार आएगा, निकोमेकियन एथिक्स में ये अपनी नीति मीमांसाओं की बात करेगा। ठीक, चलिए
इसके बाद एक कौन सी हो जाएगी भाई, यूडेमोनियन एथिक्स हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र की भी कुछ किताबें लिखेगा, फिलोसफी लॉजिकल कुछ किताबें लिखेगा, जिसमें टॉपिक्स हो जाएगा, जिसमें कैटेगरीज हो जाएगा, एनालिटिक्स हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो ये कुछ किताबें हैं। इसके बाद अन्य किताबों में ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है भाई, द हिस्टोरिया ध्यान रखना, और ऑन हेवंस ध्यान रखिएगा। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक, वापिस बता देता हूं कौन कौन सी रचना ध्यान रखना, द पॉलिटिक्स ध्यान रखना, संबंध है पॉलिटी से, द पोएटिक और द रिहेटोरिक ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है साहित्य से। इसके बाद द एनिमा ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है मनोविज्ञान से। इसके बाद हिस्टोरिया और भाई आपका ऑन हेवंस ध्यान रखना, इसका संबंध है भाई किसी से नहीं, अन्य आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए तो लगभग ये चीजें क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे की ओर, चलो। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई अगला है अरस्तु की नीति मीमांसा, है ना। अरस्तु की नीति मीमांसा मतलब क्या हो गया भाई, अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत हो गया। अब देखो अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत लगभग किससे मिलता जुलता है भाई, प्लेटो से मिलता जुलता है। अभी आप समझेंगे कैसे। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना, अरस्तु ने क्या किया, पहली बार भाई नीति शास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया। भाई ध्यान रखना, इसने क्या किया, पहली बार नीति शास्त्र को, एथिक्स को जो है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में सबके सामने रखा। पहली बार जो है वो नीति शास्त्र का एक सिस्टमेटिक फॉर्म जो है वो सबको दिया, और उसके लिए एक किताब लिखी जो पूर्णतः समर्पित थी किसके लिए भाई, नीति शास्त्र के लिए। एथिक्स को आपका जो है वो समर्पित पहली किताब थी, डेडिकेटेड पहली इंडिपेंडेंट बुक थी, जिसमें स्वतंत्र रूप से नीति शास्त्र की बात की गई। ठीक, तो ध्यान रखना, निकोमैकियन एथिक्स ध्यान रखिएगा, पहली इंडिपेंडेंट बुक मानी जाती है, एथिक्स की पहली स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। और अरस्तु का क्या कहना था, अरस्तु का मानना था कि भाई जो आपकी नैतिकता है ना, ये केवल नैतिकता आपके स्वैच्छिक कर्मों से संबंधित होती है, जो है वो अनैच्छिक कर्मों से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आप भाई जो है वो अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन मान लीजिए अहिंसा आपका स्वैच्छिक कर्म है, आप सामान्य तौर पर बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जो काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, अहिंसात्मक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई भय के कारण या किसी दबाव के कारण या किसी बाध्यता के कारण आपको हिंसा करनी पड़े, तो उसको हम नैतिकता उसके संबंध में लागू नहीं होगी। मतलब व्यक्ति दो प्रकार के काम करता है, एक करता है ऐच्छिक अपनी इच्छा से, दूसरा करता है अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध या किसी दबाव या किसी भय या किसी बाध्यता के कारण। तो नैतिकता का जो संबंध रहेगा केवल ऐच्छिक कर्मों से रहेगा, केवल आपके उन कर्मों से रहेगा जो आपके वॉलंटरी वर्क्स हैं या आपकी स्वेच्छा खुद की इच्छा से जो काम किए जा रहे हैं। दूसरा ध्यान रखना, अब इनका भी नीति मीमांसा या इनका भी जो आपका एथिक्स है ये चालू होगा जीवन के उद्देश्य से। समानता रहेगी प्लेटो के साथ, कहाँ तक भाई, सद्गुण तक। उसके बाद चीजें चेंज होगी। जैसे आप जब प्लेटो को भी पढ़ते हैं तब पहला सवाल आता है कि भाई जीवन का उद्देश्य जो है वो जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना पहला सवाल क्या आया, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भाई जीवन का उद्देश्य है क्या भाई, आनंद। प्लेटो ने भी कहा, अरस्तु ने भी कहा। और भाई अब ये आनंद कैसे प्राप्त होगा, तो कहा गया कि भाई जीवन में संतुलन बना लो तो भाई क्या हो जाएगा, आपका आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो भाई आपका एक बैलेंस बना लो, क्या प्राप्त हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा। अब कहा तो ठीक है, बैलेंस बनाने को कह तो दिया, लेकिन ये बैलेंस कैसे बनेगा भैया, तो कहा कि भाई सद्गुणों का विकास कर लो अपने अंदर, वर्च्यूज को डेवलप कर लो अपने अंदर। सद्गुण मतलब वापस बता रहा हूं अच्छे गुण, या जैसे हम कहते हैं ना संस्कार, अच्छे संस्कार दीजिए, तो वैसे ही अच्छे संस्कार पश्चात में क्या कह दिया, सद्गुण कह दिया। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना कि भाई सद्गुणों का विकास कर लो। अब कहा गया कौन से सद्गुण, अब जब प्लेटो से इसका उत्तर मांगेंगे तो प्लेटो कहेगा भाई मानव के तीन पक्ष होते हैं, है ना। एक आपका आत्मा या हम कह सकते हैं संयम हो गया, है ना, या आपकी भावना हो गई, साहस हो गया, बुद्धि हो गया। वहां पर प्लेटो अलग बात करेगा। अब यहां से गुरु और चेले के सिद्धांत में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। यहां तक लगभग समानता रहेगी। तो अब प्रश्न होता है सद्गुण का कि अरस्तु के अनुसार जो है वो सद्गुण क्या है। तो चलिए देखते हैं भाई अरस्तु के अनुसार जो है वो आपका सद्गुण क्या है। ठीक, चलो
अब अरस्तु के अनुसार अगर हम सद्गुण की बात करें तो भाई ध्यान रखना, अरस्तु ने कहा सद्गुण क्या है, एक स्थायी मानसिक अवस्था है, परमानेंट जो है वो आपका मेंटल स्टेट है। परमानेंट मतलब कि भाई वो एक बार आपके अंदर डेवलप हो गई तो कैसी रहेगी, परमानेंटली आपके अंदर जो है वो रहेगी या बहुत मुश्किल से परिवर्तित होगी। दूसरा, कठोर अभ्यास से उत्पन्न होगी। तीसरा, केवल शैक्षिक कर्मों में व्यक्त होगी, अपनी इच्छा से आप जो काम करेंगे केवल उसमें व्यक्त होगी। जैसे सिंपल बात है कि भाई उदाहरण के तौर पर कि भाई मान लीजिए आप जो हैं वो अहिंसात्मक व्यक्ति हैं, लेकिन आप जो है वो एक डीएसपी के पद में या पुलिस में आप नियुक्त हो जाते हैं। अब वहां पर आप जितना फॉलो कर सकते हैं अहिंसा अपनी ओर से आपके स्वैच्छिक कर्मों में, वहां पर क्या हो जाएगा भाई, आप जो है वो अहिंसात्मक रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके ऊपर कोई दबाव बना दिया गया या किसी मंत्री मिनिस्टर ने फोन कर दिया कि भाई ये फलाना व्यक्ति, इसका क्या करना है, एनकाउंटर करना है, और भाई या मान लो एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसका जीवित रहना समाज के लिए खराब है, वो अगर समाज में आएगा तो अराजकता फैलाएगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपको उसका एनकाउंटर करना है, और भाई आप खुद जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक, आपके ऊपर से ऑर्डर्स भी आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपकी बाध्यता है, आप मूल रूप से कैसे हैं, अहिंसात्मक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने कर्तव्य करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको वो अहिंसात्मक कार्य करने की क्या है भाई, बाध्यता है। तो जहां पर बाध्यता होगी वहां पर नैतिकता का संबंध नहीं होगा। नैतिकता या हम जो है वो आपको नैतिकता को जज किससे करेंगे, आपके स्वैच्छिक कामों से करेंगे, ना कि दबाव वाले कामों से, ना कि आप स्वेच्छा से जो काम कर रहे हैं उससे नैतिकता व्यक्त होती है, अनैच्छिक कामों से नहीं होती है। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई अनैच्छिक कर्मों को हम शामिल नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो सद्गुण होते हैं ना भैया, जो वर्च्यू चिल्ला रहे हैं लोग, सद्गुण सद्गुण चिल्ला रहे हैं, ये सद्गुण क्या होता है, किसी न किसी वासना या इच्छा पर नियंत्रण से उत्पन्न होता है, किसी ना किसी पैशन, किसी ना किसी इमोशन या किसी ना किसी डिजायर को आप क्या करते हैं, जब कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है भाई, आपका जो है वो क्या होंगे, सद्गुण उत्पन्न होंगे। और भाई जब एक बार उत्पन्न हो जाएंगे ना तो यही क्या करेंगे, उस भावना को नियंत्रित करने का काम करेंगे। समझे, सद्गुण कैसे उत्पन्न होते, किसी भावना पर बार बार नियंत्रण करने से, और एक बार अगर वो डेवलप हो गए तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसी भावना को नियंत्रण करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने व्रत रखा, अब व्रत रख शुरुआत में व्रत रख रहे हैं तो आपके सामने भाई भोजन आया, आपके जीभ में पानी आया, ठीक, आपको लगा खा लेना चाहिए, लेकिन भाई आपने कहा नहीं व्रत है, 16 सोमवार रखा है तो भाई मैं नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। अब आपने क्या किया कि उसको कंट्रोल किया, आपके जो इमोशन से आपने क्या किया, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब जब आपने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया तो धीरे धीरे कौन सा सद्गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, संयम का सद्गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है। कंट्रोल, अपनी भावनाओं को या अपने जो स्वाद इंद्रियां हैं और मन है उनको कंट्रोल करने का जो है आपके अंदर संयम पैदा हो रहा है। अब जब ये संयम पैदा हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, संयम इसी भावना या इसी भोग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एक बार संयम आपके अंदर आ गया, फिर आपके सामने कितने भी भोज आ जाए, आपका व्रत है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि संयम आपके अंदर आ चुका है। इसीलिए अब उस संयम आपको जो है वो उस भोजन के प्रति जो है वो विचलित नहीं होने दे रहा है। और ये कैसे आया, क्योंकि आपने भोजन को देखकर अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास किया, उससे क्या आया, सद्गुण आपका आया, संयम। और संयम क्या कर रहा है, अब उसी भोग या वासना को कंट्रोल कर रहा है जिसके निरंतर प्रयास से वो उत्पन्न हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखना, जैसे भोग पर नियंत्रण करेंगे तो क्या आएगा, संयम का सद्गुण आएगा। भय पर बार बार नियंत्रण करोगे तो साहस आएगा, कठिन परिस्थितियों से बार बार निपटोगे तो साहस आएगा, और फिर वो साहस ही क्या करेगा, आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करेगा। तो इन पॉइंट्स को जो है वो क्या रखिएगा साथियों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपका आगे।
इसके बाद भाई इन्होंने कहा कि जो सद्गुण होता है ना, ये सद्गुण दो अतियों के बीच की स्थिति होती है। इसको बहुत डिटेल में अभी यहाँ नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कहाँ पर, जब हम अरस्तु का मध्यम मार्ग पढ़ेंगे। तो ये क्या मध्यम मार्ग ही तो कहा उसने, गोल्डन मीन ही तो कहा कि भाई सद्गुण क्या है, दो अतियों के मध्य की स्थिति। एक और है आपका बहुत ज्यादा दुखीमय जीवन, आपको कुछ भी भोग विलास नहीं करना है, सब कुछ त्याग कर देना है। दूसरी ओर है भाई जीवन में केवल भोग विलास करो, जीवन में जो है केवल आनंद ही आनंद की बात लो, है ना, जो चारवाक कहते हैं। एक और हो गया जो बिल्कुल जैन की भाई हमको जो है वो कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमको जो है सभी प्रकार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। तो भाई इनके बीच का एक सद्गुण आया जिसको कहा गया संयम, कि भाई भोग विलास तो कीजिए लेकिन संयम के साथ कीजिए, जितनी आवश्यकता है केवल उतना कीजिए। तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा भाई, आपका एक सद्गुण हो गया। तो संयम सद्गुण किससे आया भाई, दो अतियों के बीच, मतलब बहुत ज्यादा भोग विलास ना करना और बिल्कुल ही आपका जो है वो सुखमय जीवन ना जीना, इन दोनों के बीच में क्या आया, संयम आया। ऐसे इन्होंने कहा कि सद्गुण तो जो क्या है भाई आपका एक बार विकसित होना कठिन है, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे तो वो क्या होगा, उसके लिए फिर अच्छा खासा आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर क्या होता है वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर समझिए कि भाई हम जो है वो बचपन से हमको घर में सिखाया गया कि बेटा मंदिर के सामने से निकलो तो प्रणाम कर लो, एक दो बार नहीं किया चाटे पड़े, सिखाया गया जैसे हिंसा करके अहिंसात्मक तरीके से प्यार से डांट के कुछ हमको संस्कार सिखाए गए। और धीरे धीरे जब हमने कठोर अभ्यास से बार बार याद करके बार बार अभ्यास कर करके जब हमने उन सद्गुणों को एक बार जो है वो विकसित कर लिया, तो अब उन सद्गुणों के उसके अनुसार काम करने के लिए हमको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है कि भाई रोड से निकले, मंदिर पड़ा, सर झुक गया, हॉर्न बज गया, हो गया भाई। अब ये क्या होगा, ये आपको दिमाग को आदेश देना पड़ा क्या, नहीं, ये अब धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा हो गए हैं। तो सद्गुण क्या होते हैं भाई, एक बार जो है इनको विकसित करना कठिन होता है, लेकिन अगर एक बार ये विकसित हो गए आपके अंदर तो इसके लिए आपको बार बार विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके चरित्र का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। बचपन से सिखाया गया कोई बड़ा है तो भाई उसके पांव छुए, है ना, उसको जो है नमस्कार करें, बार बार हमने अभ्यास किया। अब क्या हो गया कि जैसे ही कोई बड़ा आता है हम तुरंत नमस्कार करते हैं, हमको दिमाग को आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या हो गया भाई, वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन गया। ठीक, अब कहा गया कि भाई सद्गुण कौन कौन से, तो भाई इन्होंने कहा कि सद्गुण जो है भैया, सद्गुण के लिए हमने क्या किया, आत्मा को चुना। और इन्होंने कहा कि आत्मा के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आत्मा के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बौद्धिक पक्ष, दूसरा होता है अबौद्धिक पक्ष। एक आपका बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल पक्ष हो गया, और बौद्धिक मतलब क्या हो गया, जिसका संबंध किससे हो भाई, आपका विजडम से हो, जिसका संबंध किससे हो भाई, आपका बुद्धि से हो। तो भाई ध्यान रखना ये आपका केवल एक ही है, कौन सा भाई, विवेक या ज्ञान। तो इन्होंने सद्गुण को दो भाग में बांटा, एक तो बुद्धि वाले सद्गुण बौद्धिक, और दूसरा अगर हम बात करें तो अबौद्धिक, या जिसको हम इमोशंस कहते हैं, जिसको हम लस्ट कहते हैं। तो दूसरा अबौद्धिक जिसका संबंध भावना या वासनाओं से होता है, और इनको क्या कहा गया भाई, नैतिक सद्गुण कहा गया। पुनः बता देता हूं, इन्होंने कहा आत्मा के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बौद्धिक पक्ष। बौद्धिक पक्ष मतलब क्या हो गया, जिसमें भाई आपका बुद्धि से आपको सोचना पड़े, और ये क्या होता है, केवल विवेक या ज्ञान होता है। तो बौद्धिक आपका जो पक्ष है आत्मा का, वो केवल क्या है, विवेक या ज्ञान। और विवेक या ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, एक सैद्धांतिक हो सकता है जिसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं, और दूसरा व्यवहारिक हो सकता है जिसको हम बिहेवियरल कहते हैं या आपका प्रैक्टिकल कहते हैं। अब ध्यान रखना, सैद्धांतिक का मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक का मतलब हो गया जो हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कैसा सैद्धांतिक है, जो हम कॉलेज कर रहे हैं, जो हम स्कूल कर रहे हैं, क्या है भाई आपका सैद्धांतिक ज्ञान हो गया। और जीवन का जो अनुभव हमको है, जीवन में जो कुछ हमने अनुभव से सीखा है, वो जो हमारे व्यवहार में काम आता है, वो कैसा हो गया भाई, व्यवहारिक ज्ञान हो गया। उदाहरण के तौर पर
हो सकता है एकेडमिक नॉलेज में, हो सकता है आपका जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज में, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल नॉलेज में, संस्थागत शिक्षा में या संस्थागत ज्ञान में आप अपने माता पिता से आगे हों, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज उनका ज्यादा है। जैसे कबीरदास, उनका भाई एकेडमिक नॉलेज जीरो था, वो कभी भी पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं करी, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान क्या था भाई, बहुत अव्वल दर्जे का था। उनका व्यवहारिक ज्ञान आज हम जो है वो एकेडमिक ज्ञान के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो भाई जो अबौद्धिक पक्ष है ना, इस अबौद्धिक पक्ष को जो है वो क्या कहा गया, इस अबौद्धिक पक्ष को जो है वो कहा गया क्या भाई, आपका नैतिक सद्गुण। ठीक, तो अबौद्धिक पक्ष में क्या आते हैं भाई, नैतिक सद्गुण आते हैं, मोरल वर्च्यूज आते हैं। और भाई ये जो आपका इमोशन वाला पक्ष है जिसको हम नैतिक सद्गुण कहते हैं, यहाँ पर बाकी अन्य सद्गुण आते हैं। अन्य सद्गुण कौन कौन से आते हैं, तो भाई यहीं पर आपका जो है वो संयम, साहस, न्याय। तो ध्यान रखना, बौद्धिक सद्गुण केवल एक है विवेक, और अबौद्धिक सद्गुण या नैतिक सद्गुण बाकी के गुण हैं। ठीक, तो ध्यान रखना जो सद्गुण है ये दो प्रकार के हैं, एक है बौद्धिक, ये केवल एक ही है जिसका नाम है आपका विवेक या ज्ञान। बाकी सारे कैसे हैं भाई, अबौद्धिक हैं या आपके क्या हैं भाई, नैतिक सद्गुण हैं। जैसे संयम हो गया, जैसे साहस हो गया, जैसे न्याय हो गया, और जैसे आपके अन्य हो गए जिसको हम धैर्य या उदारता कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये क्या था भाई, आज अगर हम बात करें तो ये अरस्तु की नीति मीमांसा थी। ये क्या थी भाई, अरस्तु का जो एथिक्स सद्गुण सिद्धांत था, अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत हमने जो है वो आज देख लिया। ठीक, बाकी इसके आगे एक एक सिद्धांतों को हम डेली देखते हुए चलेंगे, है ना। किसी दिन जो छोटे सिद्धांत होंगे तो हम 2 या 2 से ज्यादा सिद्धांत भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े सिद्धांत हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में एक सिद्धांत को हम कंप्लीट करें। ठीक, बाकी अगर आपको जानकारी या आपको जो ये डेटा है वो आपको अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से हम आप लोग के लिए तैयार करते हैं, टू द पॉइंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए और अधिक तैयारी के लिए हमारी ब्राह्मी एप्लीकेशन जो है, ब्राह्मी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।